नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सॉग्स, एमए इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, माग्ड, हिंदी, सेकेंड ईयर, एमजीएसी 001 जेंडर नियोजन एवं विकास नीतियाँ, ब्लॉक 1 पारंपरिक और उभरते समीक्षात्मक पुनरावलोकन, इकाई 2 नियोजन कार्य प्रणाली का समीक्षात्मक पुनरावलोकन। 2.1 प्रस्तावना। नियोजन मूल रूप से इससे संबंधित है कि आज के निर्णयों का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यह कारण और प्रभाव संबंधों की एक श्रृंखला जो कि किन्हीं विशेष निर्णयों से उत्पन्न हुई हो, जांचने की कोशिश करता है। यदि किसी निर्णय का परिणाम प्रबंधक वर्ग के आशानुकूल नहीं हो तो उसको बदलकर दूसरा निर्णय लिया जा सकता है। 2.2 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित के योग्य हो जाएंगे। नियोजन या योजना बनाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करने में, योजना बनाने के प्रत्येक तरीके के लाभ व हानियों में अंतर करने के, किसी परियोजना का योजना बनाने के तरीकों का विश्लेषण करने के, तथा किसी संगठन में जेंडर को संस्थापित करने के संबंध में सुझाव देने के। 2.3 नियोजन के प्रकार। नियोजन एक व्यापक कार्य है। यह पूरे संगठन के लिए या मंडलीय या विभागीय स्तर पर हो सकता है। संगठनात्मक नियोजन सर्वोच्च प्रबंधक मंडल द्वारा किया जाता है तथा यह सामान्यतः दीर्घकालीन प्रकार का होता है। यह मौलिक होता है तथा इसका उद्देश्य प्रोत्साहित व प्रेरित करना होता है तथा यह संगठन की गतिविधियों के संपूर्ण स्वरूप से संबंधित होता है। यह सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणादायक ढांचा निर्मित करता है तथा मंडलीय व विभागीय स्तर के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। मंडलीय योजना, जो कि संगठन की योजना के अंतर्गत बनाई जाती है, प्रत्येक मंडल को सौंपी गई गतिविधियों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने से सहयोगियों व लक्षित समूह की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तथा दायित्व के किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट मंडलीय उपलक्ष्यों को निश्चित करने के लिए होती है। इस प्रकार जहां संगठनात्मक नियोजन संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यापक योजना का चयन करने से संबंधित है, वहीं मंडलीय योजना इन लक्ष्यों को प्रत्येक मंडल की गतिविधियों के लिए स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित करती है। इस स्तर पर बनाई गई योजनाएं अधिक सुनिश्चित होती हैं, किंतु इनके क्षेत्र सीमित होते हैं। विभागीय योजना मंडल के प्रत्येक विभाग की विशिष्ट योजना विकसित करने से संबंधित होता है ताकि मंडलीय योजना को पूरा किया जा सके। निश्चय ही इस स्तर पर नियोजन और अधिक सुनिश्चित होगा, परंतु उसका क्षेत्र सीमित होगा। नियोजन की समय सीमा। नियोजन की अवधि सीमा के आधार पर योजनाएं दीर्घावधि, मध्यावधि व अल्पावधि हो सकती है। दीर्घ अवधि योजनाएं संगठन के विस्तीर्ण प्रौद्योगिकीय व प्रतिस्पर्धा पहलुओं के साथ साथ दीर्घावधि के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों के आवंटन को देखती हैं। यह प्रत्येक संगठन की प्रकृति, आकार व जटिलता के आधार पर 5 से 15 की अवधि तक हो सकती हैं। चूंकि दीर्घावधि योजनाएं भविष्य में गहरे बैठने वाली होती हैं, इनमें प्रायः विशिष्ट विषयों का अभाव होता है तथा ये प्रायः अस्पष्ट होती है। चूंकि दीर्घकालीन योजनाओं में बहुत अधिक अनिश्चितता होती है, जैसे कुछ घटना विशेष का घटना कुछ योजनाओं पर बहुत प्रभाव डालने वाला होता है, जैसे प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, उपभोक्ता व्यवहार, सरकारी नीतियां आदि। इस कारण प्रबंधक वर्ग के सामने बहुत धर्म संकट रहता है कि वह किसी योजना विशेष के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करे या न करे। उल्लेखनीय रूप में नियोजन संगठन के बाह्य व आंतरिक परिवेश से प्रभावित होता है। बाह्य परिवेश में अंतर्निहित कारकों में अवसर, आशंकाएं व बाधाएं आती हैं। आंतरिक परिवेश में क्षमताएं, योग्यताएं व संगठन की मान्यताएं अंतर्निहित हैं। आंतरिक व बाह्य दोनों परिवेश मिलकर यह निश्चित करते हैं कि संगठन क्या कर सकता है और फिर वहीं प्रबंधक वर्ग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में यथा लक्ष्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों, रणनीतियों आदि में रूपांतरित किया जा सकता है।
इस इकाई में हम नियोजन के विभिन्न तरीकों और प्रत्येक प्रकार की योजनाओं के गुण तथा किसी संगठन को नियोजन प्रक्रिया में जेंडर सरोकारों को मन में रखने के विषय में वर्णन करेंगे। मध्य अवधि योजनाएं सामान्यतः 2 से 5 वर्ष की समय सीमा पर ध्यान देते हैं। यह सुस्पष्ट व विस्तृत होते हैं। प्रबंधक निश्चितता से संसाधनों की मांग या आवश्यकता को बता सकते हैं। अल्पकालीन योजनाएं लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए होती हैं। यह सभी योजनाओं में सबसे अधिक स्पष्ट होती हैं। इनमें वस्तु सूचियों की योजना व नियंत्रण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कार्य पद्धतियां आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। 2.4 योजनाओं के प्रकार, स्वरूप और कार्यक्षेत्र के आधार पर योजनाओं को मोटे तौर पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थायी या बार-बार प्रयोग में लाई जाने वाली योजनाएं। लक्ष्य, नीतियां, प्रक्रियाएं, नियम, रणनीतियां। एकल प्रयोग योजनाएं, बजट। 2.5 स्थायी या बार-बार प्रयोग में लाई जाने वाली योजनाएं। स्थायी या बार-बार प्रयोग वाली योजनाएं संगठनों द्वारा संगठन के अंदर और बाहर की गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए विकसित की जाती है। प्रत्येक प्रकार की बार-बार प्रयोग में लाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में आगे विचार विमर्श किया जा रहा है। लक्ष्यों को भविष्य के परिणाम या कार्यकलापों की वांछित अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें संगठन प्राप्त करना चाहता है तथा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। लक्ष्य संगठन को एक उद्देश्य प्रदान करते हैं, जो कि उसके ध्यान और प्रयत्नों का एक विशेष दिशा की ओर निर्देशित करता रहता है। इससे उनकी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा आवश्यक होने पर बाधाओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आती है। लक्ष्यों के प्रकार। चार्ल्स पैरो के अनुसार किसी संगठन के मुख्य लक्ष्यों की श्रेणियां निम्न प्रकार हैं। 1. समाज संबंधी लक्ष्य, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण और उनके संरक्षण से संबंधित है। 2. उत्पाद लक्ष्य, जो कि उत्पादन प्रकार जैसे स्थायी वस्तुओं आदि से संबंधित है। 3. पद्धति लक्ष्य, जो कि वृद्धि, स्थायित्व, लाभप्रदता तथा दक्षता से संबंधित है। 4. उत्पादन लक्ष्य, जो कि गुणवत्ता, मात्रा, वस्तुओं और सेवाओं में नवीनता लाने से संबंधित है। 5. प्राप्त किए गए लक्ष्य, जो कि गौण क्षेत्रों से जैसे सामुदायिक विकास से संबंधित है। 6. विभागीय लक्ष्य, जो कि संगठन के समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों, जो कि सामान्य वर्णन में बताया गया है, से संबंधित है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली अनुकूल घटनाओं के संबंध में अनिश्चितता के कारण संगठन में मंडलों और विभागों के लिए सुस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की परंपरा है। सामान्यतः विभिन्न मंडलों के महत्व के प्रचालन लक्ष्यों और बताए गए औपचारिक लक्ष्यों के बीच सदैव पर्याप्त अंतर रहता है। विवेकशील विचारकों द्वारा बताए अनुसार इनको बताए रूप में प्राप्त करना लगभग असंभव है। लक्ष्यों की स्पष्टता। किसी भी संगठन में लक्ष्यों का एक क्रम होता है, जैसे उच्चतम प्रबंधक वर्ग समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों को निश्चित करता है तथा वहां संगठन के अंदर अलग-अलग मंडलों और विभागों के परिचालन लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक स्तर का लक्ष्य अपने स्तर की स्पष्टता में भिन्न होता है। संगठनात्मक लक्ष्य सामान्य रूप में बहुत अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि वे सामान्यतः सार्वजनिक उद्देश्यों को दर्शाने के लिए बताए जाते हैं, जबकि मंडलीय व विभागीय लक्ष्य तुलनात्मक रूप में काफी स्पष्ट होते हैं। फिर भी संगठन के प्रत्येक स्तर पर लक्ष्यों के स्पष्ट रूप से परिभाषित होने की बहुत आवश्यकता होती है। लक्ष्यों को बताने में स्पष्टता होने से संगठन अधिक दक्षता प्राप्त करता है, क्योंकि इससे ध्यान सही लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। इसके साथ ही यदि ये स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के अस्पष्ट लक्ष्यों के अनदेखा किए जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। स्पष्ट रूप में परिभाषित लक्ष्य वरिष्ठों व अधीनस्थों के बीच स्वस्थ संबंधों को भी प्रोत्साहित करते हैं। यद्यपि स्पष्ट लक्ष्यों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता,
किंतु सामान्य रूप से बहुत अस्पष्ट लक्ष्य ही दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में तो जानबूझकर लक्ष्यों को अस्पष्ट रखा जाता है ताकि अनुपयुक्त परिचालन एवं गौण लक्ष्यों को जगह दी जा सके। लक्ष्यों में अस्पष्टता रखने का एक अन्य कारण है पर्याप्त निष्पादन सुनिश्चित कर पाने का भय या आपस में विरोधी मांगों के कारण नियोजनकर्ता किसी कार्य के लिए कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित करने से बचते हैं। लक्ष्यों का मूल्यांकन। अब हम विशेष रूप से लक्ष्यों के लाभों और सीमाओं पर ध्यान देंगे। लाभ। लक्ष्य निर्धारित करने के कुछ प्रमुख लाभ हैं। 1. नियोजन के लिए अत्यावश्यक। लक्ष्य नियोजन के लिए अत्यावश्यक हैं। ये सभी व्यवस्थात्मक प्रयासों के लिए कहाँ पहुँचना है का निर्णय करते हैं। 2. समेकित नियोजन। लक्ष्य नियोजन के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण रख पाना संभव बनाते हैं। लक्ष्य योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और रणनीतियों के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं। 3. निष्पादन नियंत्रण। लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर कार्य निष्पादन की प्रभाविता को मापने का एक मापदंड उपलब्ध कराते हैं। कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा समुदाय भी संगठन के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की यात्रा में आने वाले प्रमुख मील के पत्थरों के साझीदार बनते हैं। इस प्रकार लक्ष्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रेरक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सीमाएं। लक्ष्यों को निर्धारित करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं। 1. परिभाषित करने में कठिनाई। लक्ष्य बड़े मुद्दों से संबंधित होते हैं, विशेष रूप से पूरे संगठन के लिए, किंतु ये परिणाम की और उन्मुख कार्यों के लिए केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं यदि ये गुणवत्तात्मक परिणामों, परिमाणात्मक उत्पादों आदि के लिए स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किए गए हों। 2. उपयुक्त साधनों को निर्मित करने बटा कल्पना करने में कठिनाई। सामान्यतः लक्ष्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को देखें बिना बहुत अधिक उच्च स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। उनको प्राप्त न किए जा पाने की अनिवार्यता में वे हताशा और विफलता को जन्म देते हैं। 3. संघर्ष से बचना कठिन। कई बार एक संगठन कई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है जिनको साथ साथ चलाना होता है, लेकिन कभी कभी इसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि एक लक्ष्य के लिए किया गया कार्य दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य को विपरीत रूप में प्रभावित करता है। लक्ष्य निर्धारण के लिए मार्गदर्शन। निम्नलिखित 4 मार्गदर्शन उपयोगी होंगे। 1. विनिर्दिष्टता। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। इनको मात्र आशाओं और इच्छाओं से अलग रखना चाहिए। ये यथासंभव स्पष्ट, निर्दिष्ट व ठोस चाहिए, न कि अस्पष्ट। 2. वास्तविक। नीतियाँ, प्रक्रियाएं, नियम, रणनीतियाँ, एकल प्रयोग योजनाएं, बजट, स्थायी या बार बार प्रयोग वाली योजनाएं संगठनों द्वारा संगठन के अंदर और बाहर की गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए विकसित की जाती है। प्रत्येक प्रकार की बार बार प्रयोग में लाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में आगे विचार विमर्श किया जा रहा है। 2 मई 2001 लक्ष्यों को भविष्य के परिणाम या कार्यकलापों की वांछित अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें संगठन प्राप्त करना चाहता है तथा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। लक्ष्य संगठन को एक उद्देश्य प्रदान करते हैं जो कि उसके ध्यान और प्रयत्नों का एक विशेष दिशा की ओर निर्देशित करता रहता है। इससे उनकी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा आवश्यक होने पर बाधाओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आती है। लक्ष्यों के प्रकार। चार्ल्स पेरो के अनुसार किसी संगठन के मुख्य लक्ष्यों की श्रेणियां निम्न प्रकार हैं। एक समाज संबंधी लक्ष्य जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण और उनके संरक्षण से संबंधित हैं। 2 उत्पाद लक्ष्य जो कि उत्पादन प्रकार जैसे स्थायी वस्तुओं आदि से संबंधित है। 3 पद्धति लक्ष्य जो कि वृद्धि, स्थायित्व, लाभप्रदता तथा दक्षता से संबंधित है। 4 उत्पादन लक्ष्य जो कि गुणवत्ता, मात्रा, वस्तुओं और सेवाओं में नवीनता लाने से संबंधित है।
5 प्राप्त किए गए लक्ष्य जो कि गौण क्षेत्रों से जैसे सामुदायिक विकास से संबंधित हैं। 6 विभागीय लक्ष्य जो कि संगठन के समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों जो कि सामान्य वर्णन में बताया गया है से संबंधित है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली अनुकूल घटनाओं के संबंध में अनिश्चितता के कारण संगठन में मंडलों और विभागों के लिए सुस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की परंपरा है। सामान्यतः विभिन्न मंडलों के महत्व के प्रचालन लक्ष्यों और बताए गए औपचारिक लक्ष्यों के बीच सदैव पर्याप्त अंतर रहता है। विवेकशील विचारकों द्वारा बताए अनुसार इनको बताए रूप में प्राप्त करना लगभग असंभव है। लक्ष्यों की स्पष्टता किसी भी संगठन में लक्ष्यों का एक क्रम होता है जैसे उच्चतम प्रबंधक वर्ग समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों को निश्चित करता है तथा वहां संगठन के अंदर अलग अलग मंडलों और विभागों के परिचालन लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक स्तर का लक्ष्य अपने स्तर की स्पष्टता में भिन्न होता है। संगठनात्मक लक्ष्य सामान्य रूप में बहुत अस्पष्ट होते हैं क्योंकि वे सामान्यतः सार्वजनिक उद्देश्यों को दर्शाने के लिए बताए जाते हैं, जबकि मंडलीय व विभागीय लक्ष्य तुलनात्मक रूप में काफी स्पष्ट होते हैं। फिर भी संगठन के प्रत्येक स्तर पर लक्ष्यों के स्पष्ट रूप से परिभाषित होने की बहुत आवश्यकता होती है। लक्ष्यों को बताने में स्पष्टता होने से संगठन अधिक दक्षता प्राप्त करता है क्योंकि इससे ध्यान सही लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। इसके साथ ही यदि ये स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के अस्पष्ट लक्ष्यों के अनदेखा किए जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। स्पष्ट रूप में परिभाषित लक्ष्य वरिष्ठों व अधीनस्थों के बीच स्वस्थ संबंधों को भी प्रोत्साहित करते हैं। यद्यपि स्पष्ट लक्ष्यों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, किंतु सामान्य रूप से बहुत अस्पष्ट लक्ष्य ही दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में तो जानबूझकर लक्ष्यों को अस्पष्ट रखा जाता है ताकि अनुपयुक्त परिचालन एवं गौण लक्ष्यों को जगह दी जा सके। लक्ष्यों में अस्पष्टता रखने का एक अन्य कारण है पर्याप्त निष्पादन सुनिश्चित कर पाने का भय या आपस में विरोधी मांगों के कारण। नियोजनकर्ता किसी कार्य के लिए कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित करने से बचते हैं। लक्ष्यों का मूल्यांकन लाभ। अब हम विशेष रूप से लक्ष्यों के लाभों और सीमाओं पर ध्यान देंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के कुछ प्रमुख लाभ हैं। 1. नियोजन के लिए अत्यावश्यक। 2. लक्ष्य नियोजन के लिए अत्यावश्यक हैं। ये सभी व्यवस्थात्मक प्रयासों के लिए कहाँ पहुँचना है का निर्णय करते हैं। समेकित नियोजन लक्ष्य नियोजन के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण रख पाना संभव बनाते हैं। लक्ष्य 3 सीमाएं, योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और रणनीतियों के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं। निष्पादन नियंत्रण लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर कार्य निष्पादन की प्रभाविता को मापने का एक मापदंड उपलब्ध कराते हैं। कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा समुदाय भी संगठन के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की यात्रा में आने वाले प्रमुख मील के पत्थरों के साझीदार बनते हैं। इस प्रकार लक्ष्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रेरक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। लक्ष्यों को निर्धारित करने में क्या-क्या बाधाएं आती हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं? एक परिभाषित करने में कठिनाई लक्ष्य बड़े मुद्दों से संबंधित होते हैं, विशेष रूप से पूरे संगठन के लिए, किंतु ये परिणाम की और उन्मुख कार्यों के लिए केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं यदि ये गुणवत्तात्मक परिणामों, परिमाणात्मक उत्पादों आदि के लिए स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किए गए हों। उपयुक्त साधनों को निर्मित करने बटा कल्पना करने में कठिनाई सामान्यतः लक्ष्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को देखें बिना बहुत अधिक उच्च स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। उनको प्राप्त न किए जा पाने की अनिवार्यता में वे हताशा और विफलता को जन्म देते हैं। संघर्ष से बचना कठिन कई बार एक संगठन कई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है जिनको साथ साथ चलाना होता है, लेकिन कभी-कभी इसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि एक लक्ष्य के लिए किया गया कार्य दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य को विपरीत रूप में प्रभावित करता है। लक्ष्य निर्धारण के लिए मार्गदर्शन निम्नलिखित 4 मार्गदर्शन उपयोगी होंगे। विनिर्दिष्टता
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। इनको मात्र आशाओं और इच्छाओं से अलग रखना चाहिए। ये यथासंभव स्पष्ट, निर्दिष्ट व ठोस चाहिए, न कि अस्पष्ट। 2 वास्तविक। 3 नीतियाँ। 4 प्रक्रियाएं। 2 मई 2002 रणनीतियाँ। अस्पष्ट या अंतर्निहित नीतियाँ। ये वह नीतियाँ हैं जो कि लिखित रूप में रिकॉर्ड या मुद्रित नहीं होती, यद्यपि यह प्रत्येक स्तर पर भली भांति समझी व व्यवहार में लाई जाती है। व्यक्ति सदैव सही होते हैं तथा सदैव सच्चा व साफ सुथरा लेन देन व्यवहार करें आदि इस प्रकार की नीतियों के कुछ उदाहरण हैं। बहुत से संगठन बिना रिकॉर्ड के इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते हैं। बी नीति निर्धारित करने को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी भी संगठन में अनेकों ऐसे तत्व होते हैं जो कि नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ तो साफ दिखाई देने वाले होते हैं, किंतु कुछ इतने स्पष्ट नहीं होते हैं। नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व निम्न प्रकार है। नीति निर्माताओं तथा उच्च प्रबंधक वर्ग के मूल्य, विश्वास, महत्वाकांक्षाएं तथा दूरदर्शिता, प्रचलित प्रौद्योगिकी, वित्त की उपलब्धता, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, उपलब्धियां तथा क्रियाएं, सरकारी नियमन तथा नियंत्रण, सामान्य परिवेश, जनता का रवैया एवं व्यवहार, अधिकारी तंत्र तथा प्रक्रियाएं तथा लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार। सी मूल्यांकन। अच्छाइयाँ। कुछ प्रमुख अच्छाइयों में सम्मिलित है। 1 विचार करने व कार्य करने की पथ प्रदर्शक। 2 नीतियाँ आवश्यक निर्णय लेने के ये नीति निर्माताओं को एक रूपरेखा उपलब्ध कराती है। इनके अभाव में नीति निर्माता केवल अंधकार भटकते रहेंगे व यह समझ नहीं पाएंगे कि सामने उपस्थित समस्याओं का सामना किस प्रकार करें। इसलिए नीतियां निर्णय लेने में एक आवश्यक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। संगतता। नीतियां वह सीमाएं निर्धारित करती है जिनके अंतर्गत रहकर नीति बनाने वालों को प्रत्येक स्तर पर अपने निर्णय लेने होते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रबंधकीय कार्यों में संगतता और प्रतिपाद्यता आती है। इससे अतिरिक्त इनके परिणाम नीति निर्धारक संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयोजित रूप में काम कर पाते हैं। व्यापक रूप में लागू होना। अनेकों तत्वों के मूल्यांकन के बाद ही नीतियों को रूपरेखा दी जाती है। अतः इनको विभिन्न प्रकारों व आयामों की समस्याओं के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है। 4 विश्वसनीयता उत्पन्न करना। एक भलीभांति निर्मित नीति सभी संभव प्रश्नों का तत्काल प्राप्त उत्तर उपलब्ध कराती है। नीति निर्माता विश्वास के साथ किसी भी समस्या वाली स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि नीति निर्माता पूरी तरह से नीतियों के अनुसार कार्य करें तो उन्हें अपने कुछ निर्णयों के वांछित परिणाम प्राप्त न कर पाने पर भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होने पर वह आसानी से इसके लिए क्रियान्वयन में कमी रहने को दोषी ठहरा सकते हैं। सीमाएं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं को देखें। 1 यह सभी समस्याओं को सुलझाने की कोई अचूक दवा नहीं है। 2 नीतियां सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध नहीं करा सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक नीति एक विशेष प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत तैयार की जाती है, जो कि हर समय एक सी नहीं रहती। आज की आधुनिक दुनिया में जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय अंतर तेजी से आ रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य है। किंतु इस सीमा को नीतियों का वर्तमान परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता की जांच करके लगातार मूल्यांकन करते रहकर दूर किया जा सकता है। 3 यह समस्याओं का कोई तत्काल उपलब्ध समाधान नहीं होती। 4 नीतियां केवल नीति बनाने वालों के विचार करने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। ये उन सीमाओं और बाधाओं की ओर इंगित कराती हैं जिनके अंतर्गत नीति निर्माताओं के विद्यमान समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए निर्णय लेने होते हैं। नीति निर्माताओं को संभवतः निराशा होगी यदि उन्होंने आशा की नीति हर समस्या का समाधान उपलब्ध करा देगी।
किंतु यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नीतियाँ केवल निर्णय लेने की पद्धति उपलब्ध कराती है, यह निश्चय ही प्रत्येक समस्या समाधान नहीं दे सकती। अलग अलग यह व्यक्तियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का विकल्प नहीं है। नीतियाँ केवल यह बताती हैं कि किस प्रकार और किन सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए कार्य किया जाना चाहिए। नीति निर्धारित करने वालों को हर संकल्पनीय समस्या के लिए पूर्व निर्धारित नीति उपलब्ध होने पर भी अपना निर्णय तो लेना ही होगा, यह स्वतः स्पष्ट ही है। नीति निर्माता अपने निर्णय लेने और चयन करने के कार्य से अवकाश नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो यह निश्चित करने के लिए भी होगी कि किस नीति को लागू किया जाए और किस सीमा तक। पहले करने के लिए कोई अवसर नहीं। बहुत सारी नीतियां व्यक्तिगत पहलों को दबा देती हैं। नीति निर्धारित करने वालों से पूर्व निर्धारित नीतियों को ही अपनाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके कारण उनकी अपने आप सोचने समझने की क्षमता समाप्त ही हो जाती है। 2 मई 2003 हमें ध्यान रखना चाहिए कि नीतियां केवल वह क्षेत्र उपलब्ध कराती है जिनके अंतर्गत नीति निर्माताओं को अपने निर्णय लेने होते हैं। ये कोई भी निर्णय उपलब्ध नहीं करवाती। निर्णय लेना एकमात्र नीति बनाने वालों का ही कार्य है और इसमें वे जितनी चाहें उतनी व्यक्तिगत पहले करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रक्रियाएं, लक्ष्य और नीतियां चाहे कितनी भी सुनिश्चित हों, किंतु वे कभी कभी ही कार्य रूप में परिणत होती है, क्योंकि वे यह नहीं बताती कि किन तरीकों और साधनों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है तथा नीतियों को क्रियान्वित किया जा सकता है। यह कभी प्रक्रियाएं निर्धारित करके पूरी की जाती है जो कि किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को उन कार्यों को करने का समय तथा किन व्यक्तियों को इन कार्यों को करना है निश्चित करती है। प्रक्रियाएं किए जाने वाले कार्य का समय क्रम निर्धारित करने के तरीके की रूपरेखा निश्चित करती हैं। इन्हें योजनाएं कहा जा सकता है, जो कि निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों का स्पष्ट काल क्रम निश्चित करती है। अतः प्रक्रियाएं निर्दिष्ट कार्य को प्रारंभ करने व बीच के विभिन्न चरणों से होते हुए उसे पूरा करने की समय सारणी निश्चित करती है। प्रक्रियाओं को लक्ष्यों और संगठन की संसाधन स्थिति के ढांचे के अंतर्गत तैयार किया जाता है। प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए संस्थापित की जा सकती है, जैसे कार्मिकों के श्रेणीकरण, मजदूरी देने, प्रोत्साहन देने आदि। मूल्यांकन, अच्छाइयाँ इसकी अच्छाइयों में सम्मिलित है। एक नियंत्रण का आधार प्रक्रियाएं निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने हेतु किए जाने वाले विशेष कार्यों का समय क्रम निर्धारित करती है। इस प्रकार इनका प्रयोग यह जानने के लिए किया जा सकता है कि कार्य योजनानुसार प्रगति कर रहा है या नहीं। 2 मानकीकरण प्रक्रियाएं किए जाने वाले कार्यों के समय क्रम की रूपरेखा निश्चित कर देती है। यह कार्य का प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित रूप से निष्पादन भी सुनिश्चित करती है। इससे प्रबंधक वर्ग व व्यवस्थापकों के काफी समय व एनर्जी की बचत हो जाती है। 3 संगतता, चूंकि किए जाने वाले कार्य की विधि प्रत्येक कार्य के संबंध में भली भांति स्पष्ट है, इसलिए विभिन्न स्तरों पर उसके निष्पादन में संगतता तथा समरूपता रहती है। इसके परिणामस्वरूप सभी तरफ दक्षता आती है। 4 संचरण एवं समन्वयन में सहायक किसी प्रक्रिया को संस्थापित करने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श तथा समन्वय आवश्यक होता है। इस प्रकार ये इनको लागू करने से संबंधित व्यक्तियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करती हैं। यदि कार्य के किसी भी स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए इन्हीं व्यक्तियों को आपस में मिलाकर सोचना व कार्य करना होगा। सीमाएं मुख्य सीमाओं में सम्मिलित है। एक व्यर्थता, अनावश्यकता कई बार पुरानी प्रक्रियाएं हो, उनकी उपयोगिता समाप्त के बाद भी चालू रखी जाती हैं। परिणाम स्वरूप व बदलते समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं होती। 2 अद्यतन बनान प्रक्रियाओं पर निरंतर पुनर्विचार करने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। उनमें उपयुक्त रूप से सुधार करने या उन्हें बदलने की भी आवश्यकता होती है।
किंतु कई बार तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए उनमें सुधार करने या परिवर्तन करने के प्रति झिझक देखी जाती है। 2 मई 2004 नियम। किसी नियम का अर्थ है प्रबंधक वर्ग द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि किसी विद्यमान स्थिति में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। यह किसी विशिष्ट स्थिति पर लागू होता है तथा इसमें कार्य करने का अपने आप लागू किए जाने का सिद्धांत अपनाया जाता है। नियमों में निर्णय लेने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। ये किसी विचलन की अनुमति भी नहीं देते। नियम नीतियों से भिन्न होते हैं, जो कि निर्णय लेने में मार्गदर्शन देती हैं, किंतु व्यवस्थापक के अपनी समझबूझ से निर्णय लेने को समाप्त नहीं करती। 2 मई 2005 रणनीतियाँ। रणनीति के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द स्ट्रैटेजी ग्रीक शब्द स्ट्रैटगिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनरल का कार्यालय। कई बार इसका प्रयोग मिलिट्री लीडरशिप के अर्थ में बड़े पैमाने की लड़ाइयों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के संदर्भ में किया जाता है। प्रबंधकीय शब्दावली में एक रणनीति को संगठन के लिए एक समग्र योजना बनाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रणनीति का प्रयोग संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठन के नियंत्रण से बाहर की परिवेशीय ताकतों के संदर्भ में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, रणनीति बाह्य परिवेश और उसमें निहित प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के उस संगठन से संबंधित है। इसके द्वारा यह बताने की अनिश्चित दुनिया का सामना करने की क्या योजना बनाता है और उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले समूह की सामर्थ्य और युक्तियों के संबंध में क्या-क्या अनुमान लगाता है। किस प्रकार रणनीति तैयार करना परिवेश से प्रभावित होता है। रणनीति तैयार करना संगठन के बाह्य एवं आंतरिक परिवेश से प्रभावित होता है। बाह्य परिवेश में अवसर, आशंकाएं, खतरे और बाधाएं आते हैं तथा आंतरिक परिवेश में संगठन की कमजोरियां तथा क्षमताएं प्रतिबिंबित होती हैं। यदि बाह्य परिवेश अनुकूल हो तो उसमें वस्तुओं और सेवाओं के विस्तार की संभावना रहती है। यदि संगठन में भौतिकीय, मानवीय व वित्तीय रूप में एक आंतरिक सामर्थ्य हो तो वह व्यक्तियों को वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में जा सकता है। संगठन अपने क्रियाकलापों में विविधता ला सकता है, चाहे पीछे की ओर चलकर और आवश्यक वस्तुओं या लोगों की मांग की पूर्ति करके या परियोजनाओं, कार्यक्रमों या विकासात्मक कार्यों की ओर आगे की ओर चलकर। दूसरी ओर, यदि बाह्य परिस्थितियां विकास के लिए कम संभावनाओं की ओर इंगित करें तो पर्याप्त आंतरिक क्षमताओं के साथ भी संगठन को लगाम रोक के पकड़ने की नीति बाह्य स्थिति के अनुकूल होने तक अपनानी होगी। और यदि बाह्य और आंतरिक कोई भी स्थिति अनुकूल न हो तो एकमात्र परामर्श यही होगा कि अपने को जीवित रखने की रणनीति अपनाई जाए। रणनीतियाँ। एक संगठन अपने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किसी योजना, कार्यक्रम या परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपना सकता है। स्थिरता। इस स्थिति में संगठन अपने कार्यकलाप और काम के वर्तमान स्तर से संतुष्ट रहने पर स्थिरता की रणनीति अपना सकता है। इस कार्यप्रणाली को अपनाने में योगदान देने वाले कारण हैं: क, स्थिर परिवेश; ख, कार्यक्रमों और सेवाओं की सीमित संख्या; ग, लक्ष्यांकों व प्रतिस्पर्धियों की सीमित संख्या; घ, कार्यक्रमों, योजनाओं, लक्ष्यांकों आदि के लिए विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान व कौशलों की न्यूनतम आवश्यकता; च, उच्च प्रबंधक वर्ग की मान्यताएं, अभिरुचियां, पृष्ठभूमियां आदि जो कि वृद्धि के लिए अनुकूल न हो। स्थिरता रणनीति की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि यह प्रबंधकों को आत्मतुष्ट और परिवर्तन लाने की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन बना देती है। परिणामस्वरूप बाह्य परिवेश में तीव्रता से परिवर्तन आने पर हो सकता है संगठन पूरी तरह से उसके प्रभावों को सहन कर पाने के लिए तैयार न हो। ऊर्ध्व समायोजन समेकन की एक प्रक्रिया है। यह संगठन की अपने क्रियाकलापों में विविधता लाने में सहायता करता है। संगठन या तो पीछे की ओर जाकर अपने लक्ष्यांकों की पूर्ति हेतु जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या आगे की ओर मांगों की पूर्ति की ओर चलता है।
इसके अनुसार वह यह निश्चित कर सकता है आवश्यक क्रियाकलापों के लिए काम करे ताकि सतत आपूर्ति की मांग को पूरा करना सुनिश्चित कर सके। वह यह भी निर्णय ले सकता है कि अपने लक्ष्यांकों को और अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए अपनी ही दुकान खोल ले। स्पष्ट ही है कि ऊर्ध्व समायोजन की नीति एक गतिशील अपूर्वानुमानित परिवेश के लिए अपनानी होगी जिसमें पर्याप्त क्रियाएं और सेवाएं तथा अनेक लक्ष्यांक और प्रतिस्पर्धी सम्मिलित होंगे। विलयन क्रियाकलापों को तर्कसंगत बनाने के लिए अनेकों समानरूपी इकाइयों को साथ मिलाने की ओर संकेत करता है ताकि लक्ष्यांकों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम पूरा करने से होने वाले लाभों को प्राप्त किया जा सके। एक रणनीति के रूप में विलयन लक्ष्यांकों की आवश्यकता है और मांग के विस्तार के लिए एक समान संगठनों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की रणनीति किसी संगठन द्वारा एवं गतिशील अपूर्वानुमानित परिवेश में ऐसे संगठन द्वारा अपनाई जाएगी जो कि वृद्धि और विस्तार चाहता है। 4 अन्य रणनीतियां कोई संगठन अपने विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अन्य विभिन्न रणनीतियां भी अपना सकता है जैसे वितरण रणनीति, प्रौद्योगिकीय रणनीति, वित्तीय रणनीति, प्रबंधकीय रणनीति आदि। किसी नियम का अर्थ है प्रबंधक वर्ग द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि किसी विद्यमान स्थिति में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। यह किसी विशिष्ट स्थिति पर लागू होता है तथा इसमें कार्य करने का अपने आप लागू किए जाने का सिद्धांत अपनाया जाता है। नियमों में निर्णय लेने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। ये किसी विचलन की अनुमति भी नहीं देते। नियम नीतियों से भिन्न होते हैं जो कि निर्णय लेने में मार्गदर्शन देती है किंतु व्यवस्थापक के अपनी समझबूझ से निर्णय लेने को समाप्त नहीं करती। 2.6 एकल उपयोग योजना, एकल प्रयोग योजनाएं कुछ नए प्रकार की या न दोहराई जाने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए सीमित विषय क्षेत्र के साथ बनाई जाती हैं। एक बार जब उस विशेष स्थिति का पर्याप्त रूप में सामना कर लिया जाता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। एकल प्रयोग योजना को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 जून 2001 योजनाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों और पारस्परिक क्रियाओं सहित मुख्य बातों को सूचित करता है। यह एक निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न संचालनों की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। इस रूप में यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार संगठन के संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन के एक बड़े भाग को अपने आप को कार्य करने के लिए तैयार करना होगा। इस रूप में यह एक प्रक्रिया से जो कि संगठन के केवल एक भाग को ही प्रभावित करती है भिन्न होता है। मूल्यांकन अच्छाइयाँ 2 पहचानी जा सकने वाली अच्छाइयाँ हैं। 1 क्रिया आधारितः कार्यक्रम सामान्यतः क्रिया की अल्पावधि योजनाएं होती हैं। क्रिया और परिणाम आधारित होने के कारण ये प्रबंधकीय गतिविधियों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन देते हैं। 2 अधिक प्रेरणादायक कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में परिणामोन्मुख होते हैं। यह नीतियों और लक्ष्यों की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। यह मुद्दों को सार रूप में या सैद्धांतिक रूप में देखते हैं। सीमाएं 2 प्रमुख सीमाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। 1 असफल होने का अधिक खतरा सामान्य रूप में कार्यक्रम तत्काल परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण कई बार उनकी योजना जल्दबाजी में बनाई जाती है और संसाधनों की उपलब्धता पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। इससे उनके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। 2 अपर्याप्त प्रोत्साहन किसी कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए संगठन के सभी या अधिकांश भागों का उसमें सम्मिलित होना आवश्यक है किंतु हो सकता है इसके निष्पादन से संबंधित सभी व्यक्ति उपयुक्त रूप से प्रोत्साहित न हो। 2 जून 2002 बजट एक संख्या के रूप में व्यक्त योजना है जो कि एक समयावधि से संबंधित होती है। इसे प्रबंधकीय नीति के एक दिए गए समय के पूर्व निर्धारित कथन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि बाद में वास्तविक रूप में प्राप्त परिणामों की तुलना के लिए एक मानक उपलब्ध कराता है।
बजट में किसी फर्म की एक निश्चित समय के लिए प्रायोजित गतिविधियों का वर्णन होता है। यह आय व्यय, निवेश व लाभ के क्षेत्र में निष्पादन के पूर्व निर्धारित मानक उपलब्ध कराता है। मानकों को संगठन के लक्ष्यों और उसकी संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार के और विचलन व कमियों के सुधार के लिए कार्य करते हैं। बजट बनाने के उद्देश्य। एक, योजना बजट बनाने से किसी संगठन में एक निर्दिष्ट अवधि में कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली योजना प्राप्त होती है। यह प्रबंधन वर्ग द्वारा दिया गया इस बात का विवरण होता है कि वह संगठन के संसाधनों का प्रयोग करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। संगठन के क्रियाकलापों के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति, व्यक्तियों की आवश्यकताओं, मांगों की पूर्ति आदि, एक बजट बनाया जाता है। बजटों में आय, व्यय, लाभ आदि का स्पष्ट वर्णन होता है। 2. समायोजन। बजट विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों को समायोजित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह क्रिया को व्यक्तियों की मांग, आवश्यकता तथा अपेक्षाओं के साथ चल पाने योग्य बनाता है। 3. नियंत्रण। बजट विभिन्न क्रियाओं के लिए निष्पादन के मानक स्थापित करता है। इनसे यह पता लगाने व जांचने में आसानी रहती है कि प्रक्रियाएं उपयुक्त व पर्याप्त हैं या नहीं। यदि उनमें कोई कमी या विचलन दिखाई देता है तो उपयुक्त सुधारात्मक उपाय तत्काल अपनाए जा सकते हैं। 4. अभिप्रेरण बटा प्रोत्साहन। बजट सही तरह से संसाधनों का प्रयोग करके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्पष्ट लक्ष्य उपलब्ध कराता है और सुनिश्चित कराता है कि नीतियां और कार्यक्रमों का कठोरता से पालन हो। यह संगठन के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रोत्साहित करने वाला होता है। उनको पता होता है कि क्या प्राप्त करना है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। बजट की अच्छाइयाँ। बजट बनाने के निम्नलिखित लाभ हैं। 1. प्रबंधकीय नीति का साधन। बजट संगठनात्मक लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है तथा साथ ही साथ उसको प्राप्त करने के साधनों, भौतिकीय तथा मानव संसाधन को भी बताता है। यह प्रबंधक वर्ग की भविष्य में कार्य करने के तरीकों को निश्चित करने में सहायता करता है। 2. समय निर्धारित। बजट का एक निश्चित समय आधार होता है। यह 1 महीने के लिए, 1 तिमाही या 1 वर्ष के लिए हो सकता है, किंतु इससे अधिक समय के लिए यह बहुत कम ही होता है। 3. स्पष्ट लक्ष्य। बजट एक स्पष्ट, भलीभांति परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जो कि अधिकतर परिमाणात्मक रूप में दिए जाते हैं, बनाया जाता है। लेख के प्रकार के लक्ष्यों से सामान्य रूप से बचा जाता है। 4. भूत, वर्तमान व भविष्य का संश्लेषण। पूर्वानुमान बजट बनाने की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है, किंतु यह खाली अटकलबाजी से अलग है। यह ध्यानपूर्वक किए गए भूतकाल के विश्लेषण, वर्तमान के ठीक मूल्यांकन और भविष्य के वास्तविक अनुमान का परिणाम होता है। यह बताए गए लक्ष्यांकों को प्राप्त करने के साधन, नीतियां, कार्यक्रम व रणनीतियां आदि भी उपलब्ध कराता है। 5. रही प्रोत्साहन। बजट प्राप्त किए जा सकने योग्य लक्ष्यांकों को प्रस्तुत करता है और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को भी बताता है। एक बार जब कर्मचारियों को पता लग जाता है कि उन्हें क्या प्राप्त करना है और किस प्रकार प्राप्त करना है, तब वह इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप में प्रोत्साहित किए जा सकते हैं। 6. नियंत्रण का आधार। बजट न केवल एक भविष्य की योजना उपलब्ध कराता है, वरन यह विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक भी प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग निष्पादन को आंकने, कमियों का पता लगाने तथा जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए भी किया जा सकता है। बजट की कमियां बटा सीमाएं। बजट की कुछ सीमाएं हैं। इनमें से कुछ मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। 1. कार्य के लिए परिसीमित मार्ग। एक बार लक्ष्यांक निश्चित हो जाने और उसके लिए संसाधन आवंटित हो जाने के बाद कार्य निर्धारित सीमाओं के अंदर ही करना होगा। इस प्रकार बजट बनाना लचीले रूप में स्वतंत्रता से कार्य कर पाने की अनुमति नहीं देता। 2.
पहले के अनुभवों पर अत्यधिक निर्भरता सिद्धांत रूप में बजट बनाने में भूत, वर्तमान व भविष्य का संश्लेषण सम्मिलित होता है। चूंकि वर्तमान के प्रवाहों का ठीक-ठीक अर्थ निरूपण और भविष्य की घटनाओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, बजट बनाने वाले अपने पहले के अनुभवों को ही अधिक से अधिक देखते हैं। परिणामस्वरूप आने वाले वर्ष के लिए लक्ष्यांक पिछले वर्ष के लक्ष्यांकों के समान या कुछ भिन्न हो सकते हैं। उनमें कोई भी आमूल परिवर्तन संभव है। संबंधित विभागों से कोई विरोधी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। 3 अनुमानों में गलती का खतरा अपेक्षित ध्यान के बावजूद भी बजट में सम्मिलित अनुमान अवास्तविक या गलत हो सकते हैं। कुछ विभागों को ऐसे लक्ष्यांक दिए जा सकते हैं जो कि प्राप्त न किए जा सकने वाले हों। संभव है दूसरी ओर कुछ विभाग बिल्कुल कम लक्ष्यांक निश्चित करें जो कि उनकी क्षमता की तुलना में बहुत कम हो। 4 पहले लेने में बाधक प्रबंधक बजट को अपने आप में काम के एक अंतिम रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार वह बजट की सीमाओं से परे तर्कसंगत व व्यावहारिक निर्णय लेने के प्रयासहीन ही करेंगे। इस प्रकार पहले करने की संभावना दब जाती है एवं बजट की मूल भावना की अपेक्षा बजट को ही अत्यधिक महत्व दे दिया जाता है। 2.7 सारांश। इस इकाई में हमने योजना के प्रकारों के संबंध में चर्चा की। योजना के प्रकारों को समय सीमा, स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हमने प्रत्येक प्रकार और उसके लक्ष्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों, रणनीतियों, कार्यक्रमों और बजट पर विस्तार से चर्चा की। इसके प्रकारों को उनकी प्रकृति और नियोज के कार्यक्षेत्र के आधार पर विभक्त किया गया है। स्थायी या बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाली योजनाएं संगठन द्वारा विकसित की जाती हैं, जो कि संगठन की उसकी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एकल प्रयोग योजना कुछ नए प्रकार की या न दोहराई जाने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए सीमित विषय क्षेत्र के साथ बनाई जाती है। एक बार जब उस विशेष स्थिति का पर्याप्त रूप में सामना कर लिया जाता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। इकाई के अंत में हमने बजट बनाने, बजट के महत्व तथा किस प्रकार बजट लक्ष्यांकों और उद्देश्यों को प्रभावित करता है इस पर विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।